Values are not taught by what we say, they are taught by our example. Welcome to Apna Vidyanjali Educational Hub. My name is Samir and we have today's guest Dr. Didi Jasta. हम इनके बारे में आपको बता दें, ये एक पीयर एजुकेटर है, एक बेस्ट जर्नलिस्ट है, इसी के साथ हमारे समाज में एक बहुत बेहतर सोशल वर्कर भी है। इन्होंने समाज के अंदर बहुत सारे चेंज लाए हैं। स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स और हमारे गेस्ट जो लोग हमें देख रहे हैं, हम आप सभी को मिलाना चाहते हैं डॉक्टर डीडी जस्टा से। मुझे उम्मीद है कि हमारा ये पॉडकास्ट आप सभी की लाइफ में एक नया चेंज लाएगा, एक नई सोच लाएगा। वेलकम टू अपना विद्यांजलि एजुकेशनल हब। धन्यवाद करता हूं अपना विद्यांजलि का। जिस तरीके से आप कार्य कर रहे हैं, विशेष तौर पर शिक्षा देने का पुनीत कार्य आप कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि भविष्य में जो है वो आप व्यक्ति निर्माण के साथ राष्ट्र निर्माण में जो है अपनी अहम भूमिका अदा करेंगे। बिल्कुल सर, मैं चाहता हूं कि जो हम आज ये सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, आपको मैंने सर बहुत सुना है, आप एक बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं हमारे हिमाचल प्रदेश के। और मैं आप सभी को बता दूं, इनकी वाणी में बहुत अच्छी मधुरता है, शब्दों का निखार जिस तरीके से ये अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। मैं चाहता हूं कि सर इस सेशन की शुरुआत आप कुछ मधुर वाणी से करें। जी बिल्कुल। बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, संघर्ष के इस अविरल पथ पर कदम मिलाकर चलना होगा, संघर्ष के इस अविरल पथ पर कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बहुत खूब सर, बहुत खूब। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। सर, हाउ डिड यू कम अप विद द आइडिया ऑफ बीइंग जर्नलिस्ट? मैं एक पत्रकार हूं और पत्रकारिता मेरा पेशा है, मेरा कर्म है, मेरा धर्म है। और विशेष तौर पर आपका जो सवाल है वो बहुत बुनियादी सवाल है, अहम सवाल है। पत्रकारिता में मेरा जो आगमन है वो विशेष तौर पर शोषित, वंचित और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की जो आवाज बनने के लिए है, वो मेरा पदार्पण पत्रकारिता में हुआ। और मैं पूरी कोशिश करता हूं शिद्दत के साथ कि कुछ बेहतर कर सकूं, लाग लपेट को छोड़कर। जिस तरीके से वर्तमान समय में जो नैरेटिव आप देख रहे हैं, उससे मैं हमेशा बचने की कोशिश करता हूं और वास्तविकता पर फोकस रहे, वो मेरा प्रयास रहता है। जी बिल्कुल। आप सभी को बता दूं, सर हमारे साथ बैठे हैं, इन्होंने लाइफ के अंदर बहुत सारे एक्स को टच किया है, काफी कुछ जिंदगी में इन्होंने सहा है और सर की लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहे हैं। मैं सर आपसे जानना चाहता हूं, आपने अपनी पढ़ाई शुरू की एक सरकारी स्कूल में, उसके बाद आपने अपनी ग्रेजुएशन की, अपनी पीजी की, फिर उसके बाद आपको पीएचडी का सपना कहां से आया? इतनी उम्र में, अभी लगभग आप 40 साल की उम्र में पहुंच चुके हैं और सर ने ये हम सबको डिफाइन कर दिया है कि शिक्षा को अर्जित करने की कोई उम्र नहीं होती है। जहां आपको लगता है कि आपको शुरुआत करनी है, वहीं से आपका सवेरा शुरू होता है। तो सर प्लीज, हम चाहते हैं आप जी बिल्कुल, बहुत बेहतरीन सवाल है आपका। और विशेष तौर पर युवा जो पीढ़ी है उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा, थिंक पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक। हमें जो है वो हमेशा आशावादी बने रहना है और आशा का जो दामन है वो अंत तक नहीं छोड़ना है। अगर मैं अपनी एजुकेशन की बात करूं, मेरी जो एजुकेशन है वो फर्स्ट टू ग्रेजुएशन यहीं से हुई है, नेरवा से हुई है। उसके बाद मैं शिमला गया। और आपने पीएचडी की बात की कि पीएचडी का जो सपना है वो क्यों, इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मेरे साथ के जो सभी छात्र थे, लगभग सभी को अच्छी सफलताएं मिली और अच्छा मुकाम सभी ने पाया। तो कहीं ना कहीं मेरे हाथ जो है वो निराशा लगी। फेलियर बहुत रहे हैं, 22 अटेम्प्ट मैंने किए थे, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। वर्ष 2016 के अंदर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने मुझे कहीं ना कहीं इस तरफ जाने के लिए प्रेरित किया। हालांकि एक बार वर्ष 2009 में मौका आया था पॉलिटिकल साइंस में, जब मेरा एमफिल हुआ था, लेकिन उस बीच मेरी शादी हो गई, पढ़ाई छूट गई। और 2016 का वो दौर था जब मैं जर्नलिज्म में प्रवेश किया और मैंने एक क्रैश कोर्स किया। उसके बाद जर्नलिज्म में जो
पीजी डिप्लोमा है हिंदी जर्नलिज्म, वो मैंने किया। तो फिर मुझे लगा कि अब कहीं ना कहीं मैं जो है वो पीएचडी कर सकता हूं और मुझ में वो पोटेंशियल है, और ग्राउंड जो रियलिटी है उससे मैं भली भांति परिचित था। बाकी आप सभी जानते हैं कि इसमें जो है वो रिसर्च रहती है और वो एक अलग प्रोसेस है। बिल्कुल। तो सर अगला सवाल आपके लिए, जिंदगी में हमने सुना है मेहनत करो, फोकस करो, स्टेबिलिटी रखो। सर हम चाहते हैं इसके अलावा जिंदगी में और क्या करें? जी, जीवन में ये जो सारी चीजें हैं वो बहुत जरूरी है। यदि हम स्टेबल नहीं होंगे, डिसिप्लिन्ड नहीं होंगे, तो हम जीवन में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं। हाँ, इतना जरूर कहना चाहूंगा, कई लोगों को कामयाबी बहुत जल्दी मिलती है, कई लोगों को समय लगता है, लेकिन वही आपकी सही परीक्षा होती है। और विशेष तौर पर आपका ये सवाल था कि और क्या चीजें हो सकती है, ये सारी चीजें तो करनी ही चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं मजे भी तो बनता है, हमें मजे भी करनी चाहिए। यदि हम तनाव में रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, तो भी जीवन जो है वो नीरस हो जाता है। इसलिए जीवन में फन का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो सभी एस्पिरेंट्स जो हमें देख रहे हैं, एंजॉय लाइफ में जरूर करना। सर की लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आए थे, सर ने अपने लाइफ में एंजॉय को भी साथ में रखा। हाँ बिल्कुल, यहाँ मैं थोड़ा सा कुछ एक चीजें और जो है वो कहना चाहूंगा, क्योंकि जीवन है और जीवन जो है वो एक बार मिलता है और बार बार जीवन नहीं मिलता है। इसलिए जो जीवन मिला है उसको सही तरीके से कैसे जीना है और किस तरीके से, हालांकि कमियां पेशियां हर एक के जीवन में आती है, लेकिन आपको उन पद्धतियों के हिसाब से, उस आचरण के हिसाब से अपने आप को मैनेज करते हुए, उस शैली के हिसाब से ढालते हुए जो है वो निरंतर आगे बढ़ना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूं। ग्रेट सर। नेक्स्ट सवाल सर आपसे रहेगा कि एक अच्छा जर्नलिस्ट, हम सब के लिए एक आइडियल जर्नलिस्ट किस प्रकार का होता है और किस प्रकार का होना चाहिए? हमारा जो प्रोफेशन है, हालांकि वहां पर टिक्का टिप्पणी होती रहती है, अच्छा तो किसी को नहीं बोला जाता है, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं व्यक्तिगत रूप से, तो आज तक मैं कभी भी कंट्रोवर्सी में नहीं रहा हूं और मैंने मुद्दों को भटकाने वाली जो चीजें हैं वो नहीं की है। मैं अच्छा जर्नलिस्ट उसे मानता हूं जो किसी की भावनाओं को आहत ना करे, और विशेष तौर पर ग्राउंड रियलिटी क्या है, साक्ष्य क्या है, फैक्ट्स क्या है और उसके पीछे की हिडन स्टोरी क्या है, उन चीजों को जो खोजता है, उन चीजों की जो तलाश करता है, किसी के प्रेशर में ना आते हुए अपने कार्य को निरंतर रूप से करता है और चैन और सुकून से जो व्यक्ति रहता है, मुझे लगता है कि वो शायद एक सच्चा पत्रकार है और भ्रांतियों को छोड़ करके जो असल मुद्दों की बात करता है, मेरे हिसाब से वही एक अच्छा पत्रकार हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स सर, आज से पहले चलता था कि हमें पढ़ाई करके इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है और हमें आगे जाकर के टीचर बनना है। तो आज की डेट में हमको लाइफ में बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिले हैं, गवर्नमेंट बहुत सारी चीजों पर काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं एक सपना स्टूडेंट्स का रहता है कि मैं स्टोरी टेलिंग करूं, मैं जर्नलिस्ट बनूं, मैं अच्छा कम्युनिकेटर बनूं, इंग्लिश स्पीकिंग पे मेरी कमांड हो। तो अगर हम इन चीजों पे काम करते हैं तो हमें एक प्लेटफॉर्म और मिल जाता है, इनको छोड़ करके जो आज तक सब बहुत ज्यादा फेमस प्लेटफॉर्म हमको मिला करते थे प्रोफेशनली। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक जर्नलिस्ट किस तरीके से न्यूज को मैन्युफैक्चर करता है, वो सिस्टम क्या है जो हमको न्यूज को जनता तक पहुंचाने में हेल्प करता है, वो मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट कौन सा रहता है आपसे जानने का थोड़ा सा प्रयास करें। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप खबर तैयार कर रहे हैं तो उस खबर का प्रारूप क्या है, वो खबर क्या है, सबसे पहली चीज ये आती है। और आपका सोर्स क्या है, खबर को कलेक्ट आप कहां से कर रहे हैं, और उसके पीछे आप उस खबर को जो है वो क्रॉस एग्जामिन कैसे करेंगे। जिस तरीके से आपने देखा है अदालतों के अंदर जो है वो क्रॉस जो चीजें होती है, बहस होती है, तो उसी तरीके से जो है वो खबर को जो है वो क्रॉस एग्जामिन कैसे किया जाता है, और विशेष तौर पर खबर किस माध्यम से पहुंची है, वो जो है वो नेशनल मीडिया पर है, अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर है, ऐसा तो नहीं है कि वो फेक न्यूज है। क्योंकि आज के दौर में फेक न्यूज जो है, ये जो प्रोपोगेंडा है वो बहुत ज्यादा है और इसमें कहीं ना कहीं वास्तविकता को छुपाने की कोशिश की जाती है। तो इस तरह के ये प्लेटफॉर्म रहते हैं। व्हाट इज मिसिंग दीज डेज इन जर्नलिज्म?
जी बिल्कुल। हालांकि अगर हम स्थानीय की बात करें, अगर हम जैसे मैं बात करता हूं अपनी, तो मैं रूरल बैकग्राउंड से आता हूं और रूरल बैकग्राउंड में ही मैं जो है वो पत्रकारिता कर रहा हूं। तो यहाँ तो वो चीजें उतनी ज्यादा नहीं है, छोटा क्षेत्र है, छोटे मुद्दे हैं, लेकिन कोशिश की जाती है कि उन मुद्दों को सही तरीके से सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचाया जा सके। लेकिन अगर हम राष्ट्रीय स्तर की बात करें, तो राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे हैं वो आज देख रहे हैं आपके, जो हमारा नेशनल मीडिया है, जो कमर्शियल प्लेटफॉर्म है मीडिया के, वहां से वो मुद्दे पूरी तरह से गायब है। वास्तविक पत्रकारिता का जो स्वरूप है वो अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की क्या समस्याएं हैं, क्या ज्वलंत मुद्दे हैं, उस पर सटीक जानकारी जो है वो वास्तविक पत्रकारिता है। नेक्स्ट सवाल सर आपके लिए, यूथ को क्या करना चाहिए अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए, स्पेशली अगर हम जर्नलिज्म की बात करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए? जी हाँ, यूथ की आपने बात की, तो यूथ के बारे में तो मैं ये कहूंगा, भारत जो है वो युवाओं का देश है और विशेष तौर पर युवाओं के ऊपर पूरा जो दारोमदार है वो है। युवाओं को जो है वो फोकस्ड रहना चाहिए, उन्हें कुछ भी करना है। और विशेष तौर पर आप पत्रकारिता की बात कर रहे हैं, तो युवाओं को सिर्फ एक दो चीजों को लेके नहीं चलना चाहिए, उन्हें जो है वो समावेशी होना चाहिए और फैक्ट्स को चेक करने वाला जो है वो युवा होना चाहिए। गहराई में जाना पड़ेगा और विशेष तौर पर तैयारियां जो है वो माकूल होनी चाहिए, अन्यथा हम जो है वो दिशाहीन हो जाएंगे। क्योंकि बार बार मैं जिक्र कर रहा हूं प्रोपोगेंडा की और फेक जो चीजें हैं, क्योंकि आज उनका बोलबाला है और उस बोलबाले के पीछे जो है वो वास्तविकता को छुपाया जा रहा है, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है और जो चीजें हमें दिखाई जाएगी तो कहीं ना कहीं जो युवा है वो उसमें फंसते नजर आ रहे हैं, मेरा ये मानना है। सोशल मीडिया ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है कि हम उसका जो इस्तेमाल है वो कैसे करते हैं सही तरीके से। अमूमन आज आप देख रहे हैं किस तरह के कंटेंट बन रहे हैं और जो कंटेंट परोसा जा रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत घातक है आने वाले समय के लिए। इसलिए वास्तविकता पर चीजें होनी चाहिए, तथ्यों पर आधारित जो चीजें हैं वो हो, अच्छा कंटेंट हो और रियलिटी जो है वो रियलिटी को जो है वो दर्शाया जाए। यदि यही चलता रहा तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल में जो है वो आने वाला समय हमारा रहेगा। ऐसा सर हम क्या करें कि स्पेशली स्टूडेंट्स, छोटे बच्चे एक अच्छा कंटेंट न्यूज में देखें या फिर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखें, डिवाइसेस हमारे पास है, हमें पता है सर कि आज की डेट में फ्लड चल रहा है कंटेंट का, तो उसमें से हम अपनी अच्छी चीजों को किस तरीके से छांट सकते हैं, इसके बारे में मैं चाहता हूं थोड़ा आपके द्वारा जान। ये जो प्लेटफॉर्म है बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं ये नहीं कहूंगा कि अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है। सोशल मीडिया जो है वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये हम कैसे इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करते हुए हम जो है वो किस तरह का कंटेंट परोस रहे हैं, तो ये आपके विवेक पर निर्भर करता है। जैसे अगर मैं आपकी बात करूं तो आप यहाँ अपना विद्यांजलि चलाते हैं, तो उसमें शिक्षा का प्रचार प्रसार करते हैं, इस तरह के कंटेंट हो तो बहुत अच्छा है। सोशल मुद्दों से जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो हो, और विशेष तौर पर कभी भी किसी तरह की प्राकृतिक आपदाएं आती है उसके जरिए हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करें, वो बहुत अच्छी चीजें हैं। और विशेष तौर पर हमारी जो धरोहर रही है, हमें जो विरासत में जो चीजें मिली है, वो हमारी संस्कृति हो, वो हमारे खान पान हो, वो हमारी वेशभूषा या वस्त्र हो, उन चीजों के ऊपर जो है अगर हम अच्छा कंटेंट बनाएं तो मुझे लगता है कि उसके जरिए जो है वो हमें एक बहुत अच्छा मैसेज या संदेश जो है वो विशेष तौर पर भारत ही नहीं अपितु विदेशों को तक हम पहुंचा सकते हैं। तो ये चीजें आपके विवेक पर निर्भर करती है। अन्यथा आज आप देख रहे हैं किस तरह से अश्लीलता, गाली गलौज जो है वो समाज को किस दिशा में ले जा रही है। बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स जो हमें देख रहे हैं और माता पिता, हम आपसे कहना चाहते हैं कि कंटेंट आपको किस तरीके से देखना है। सर मैं यहाँ पे एक पॉइंट एडिट करता हूँ, आपने अभी सोशल मीडिया पे जो भी देखा वहां पे एक एल्गोरिदम वर्क करता है, तो अब इसके बाद आपको उसी से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलेगी, पिक्चर्स मिलेगी, तो आप अपने कंटेंट को सोच समझ के देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर आसानी होगी। सबसे पहले स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल आप स्टडी से रिलेटेड मटेरियल देखते हैं, मोटिवेशनल मटेरियल देखते हैं, तो आपका एल्गोरिदम उसी सब्जेक्ट को पकड़ता है और नीचे आपको वो देना स्टार्ट कर देता है। तो आप ट्राई करें
ये आपके हाथ में है कि आपको किस तरीके से बचना है। तो आप स्पेशली स्टडी से रिलेटेड और स्किल्स जो आपको सीखनी है, एआई सर आज की डेट में बहुत बड़ा हमारे को सहारा दे रहा है। आप एआई टूल्स सीख सकते हो, यूट्यूब पे जाकर के उन वीडियो को वॉच करना है जिसके थ्रू आप अपने स्किल्स को इंप्रूवमेंट करेंगे। तो इस एल्गोरिदम पे काम करेंगे तो आपको उन चीजों से बचने में आसानी होगी जो नेगेटिव चीजें हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने जो है वो बात कही है। आपने एआई की बात की तो मैं भी इसमें थोड़ा ऐड ऑन करना चाहूंगा। आज का जो युवा है वो काफी स्मार्ट है, और विशेष करके अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी के साथ काफी बहुत ज्यादा फेमिलियर है। हालांकि हम थोड़े से पुराने हैं उन चीजों में, अभी भी हम जो है फेमिलियर नहीं हो पा रहे हैं टेक्नोलॉजी के साथ, क्योंकि ये जो चीजें हैं हमें काफी देरी से सीखने का मौका मिल रहा है। इसलिए क्योंकि ये समय की मांग है, और टाइम, ट्रेंड और टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आज बढ़ रहे हैं। एआई का जमाना है, लेकिन बात वही है कि वो सारी चीजें जो है आपके विवेक पर निर्भर करती है कि आप उन चीजों को किस तरीके से समझते हैं, लेते हैं, और किस तरीके से जो है गलत चीजों से बचेंगे। बिल्कुल। नेक्स्ट सवाल रहेगा इमोशनल एस्पेक्ट से रिगार्डिंग। लाइफ में बहुत बारी ऐसा होता है कि हम हार जाते हैं सर, फेलियर आते हैं लाइफ के अंदर। तो लाइफ में फेलियर से किस तरीके से हम लोग बाहर आए, इमोशनली कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, बहुत सारे एस्पिरेंट हमें देख रहे हैं। मैं चाहता हूं सर अपने थ्रू आप उन्हें गाइड करें। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं फेलियर से ही निकली है, और फेलियर जितने ज्यादा होंगे आपका अनुभव जो है उतना ही बेहतर होगा। मेरा स्वयं का ये मानना है, बाकियों के लिए मैं नहीं कह सकता हूं, कईयों की और चीजें हो सकती है, लेकिन खुद का मेरा ये मानना है जितना आपके ऊपर फेलियर हावी होंगे, निखार जो है वो आप में उतना ही होना है। यदि आप बार बार कोशिश कर रहे हैं और आप असफल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो ट्रैक है, आपका जो रास्ता है वो गलत है। आपको उस दिशा को बदलना होगा, एक अलग माइंडसेट के साथ फिर से कोशिश करनी होगी, और कोशिश करते हुए तब तक आपको कोशिश करनी है जब तक आप सफल ना हो जाए। ये पहला मूल मंत्र है। और इमोशन की अगर हम बात करें तो ये हम इंसान है, और इमोशंस का होना हमारे अंदर बहुत स्वाभाविक चीज है, लेकिन इमोशंस को इतना अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है कि आप अपनी दिशा और दशा से जो है वो ट्रैक से बाहर हो जाएं। इसलिए इमोशन जो है वो स्वाभाविक है, और ये चीजें क्षणिक होती है। लेकिन अगर आपके ऊपर बार बार असफलताएं हावी हुई है तो कहीं ना कहीं वो आपको परिपक्व बनाती है, और आपके इमोशंस को जो है वो कंट्रोल करती है। यहाँ पे एक चीज मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ। सर की लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहा है, बहुत बार फेलियर आए हैं, और सर कहते हैं कि 22 अटेम्प्ट मैंने दिए और फिर भी फेलियर मिला। तो मैं यूं कहता हूं कि कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन की तीर सा सद, मरुस्थल से भी जल निकले। फाइनल क्वेश्चन सर ये रहेगा आपके लिए कि आप एस्पिरेंट्स को अपनी जर्नी के थ्रू क्या बात बताना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहता हूं सभी के लिए, विशेष तौर पर जीवन में जो है और युवाओं के लिए, आप अपना एक जो लक्ष्य है वो निर्धारित कर ले। क्योंकि यदि हमने जन्म लिया है और हम मानव है, तो कहीं ना कहीं हमारा जन्म यूं ही नहीं हुआ है, व्यर्थ में नहीं हुआ है, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है। सबसे पहले आप अपने आप को आइडेंटिफाई करें, अपनी पहचान करें, अपनी क्षमताओं को देखें, और अपनी क्षमताओं को देखते हुए अपना जो एक गोल है वो आप निर्धारित करें, और तब तक प्रयास करें जब तक कि आप उसमें सफल ना हो जाएं। तो मैं यही कहना चाहता हूं, और विशेष तौर पर सभी के लिए ये एक संदेश मेरा जरूर रहेगा कि माता पिता जो हैं वो अपने बच्चों पर थोड़ा फोकस करें, और बच्चे जो हैं वो नशे से दूर रहें। क्योंकि आज का जो युवा है वो नशे में बहुत ज्यादा संलिप्त हो रहा है, जो कि हम सभी के लिए एक बहुत ही दुखद बात है। और युवाओं को जो है वो फोकस्ड होना है, और फोकस्ड होते हुए अपने लक्ष्य को जो है वो साधना है। मैं यही कहना चाहूंगा, और आपने अपना जो बहुमूल्य समय आज हमें दिया और हमें आमंत्रित किया, उसके लिए मैं आपका दिल से जो है वो आभार करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और आशा और उम्मीद ये करता हूं कि आने वाले समय में भी आप जो है वो बेहतर करेंगे,
और जब कभी भी आपको हमारी जरूरत हो तो हम भी जो है वो आपका सहयोग करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। थैंक यू।